देश के अधिकांश राज्यों में अपनी सरकार बनाने के बाद बीजेपी की नजर उस राज्य पर है जिसे वे जीतकर अपने संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देना चाहती हैं, और वो राज्य है वेस्ट बंगाल। लेकिन सोशल मीडिया की माने तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है, लेकिन आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं। जी हां, राजनीति में और लोकतंत्र में आंकड़ों का ही तो खेल माना जाता है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव बड़ा ही नजदीकी होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़िस्तान। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाईटेक। चली हवा सूर्या की। पिछले साल बजट में पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं एब्सेंट था, लेकिन इस साल का बजट पश्चिम बंगाल से ही शुरू हुआ। निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल और यहाँ के चाय वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फंड की घोषणा की। इससे अनुमान लगाना बड़ा ही आसान है कि ये घोषणा क्यों की गई है। जी हाँ, आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और ये घोषणा कहीं ना कहीं उन्हें लुभाने के लिए की गई है, क्योंकि बीजेपी बड़ी मेहनत से चाहती है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बने, और ये घोषणा कहीं ना कहीं उनके मतदाताओं को इससे नज़दीक लाएगी। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टीएमसी और बीजेपी के बीच ये मुकाबला होगा, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि यहां पर हंग असेंबली होने वाली है और कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन यहां पर किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकता है, क्योंकि राजनीति में कयास हमेशा लगाए जाते हैं और किसका कयास सटीक बैठ जाए ये कोई कह नहीं सकता। सोशल मीडिया पे बढ़ते हुए ट्रेंड का कारण ये बताया जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 18 सीटें आई थी, वो भी वोट शेयर 40 के साथ। इससे वे लोग टीएमसी के बहुत ज्यादा नजदीक आ गए और राज्य में दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी हो गई। तो कैसे बीजेपी इंच बाय इंच टीएमसी के नजदीक आती गई और बाकी विपक्षी दल पीछे गिरते गए। जी हां, टीएमसी का 2006 असेंबली चुनाव में 27% वोट शेयर था, वहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2% था। अगर हम लेफ्ट की बात करें तो उनका वोट शेयर 50% था और कांग्रेस 16% पर थी। 2011 में असेंबली चुनाव में वोट शेयर टीएमसी का बड़ा, वो जा पहुंचा 41 पर। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था 4%। कांग्रेस की बात करें तो उनका वोट शेयर पहुंचा 9% और लेफ्ट का वोट शेयर था 41%। 2014 लोकसभा चुनाव में ये वोट शेयर जा पहुंचा, टीएमसी का वोट शेयर था 39%, बीजेपी का वोट शेयर था 10%, कांग्रेस का वोट शेयर था 17% और अगर लेफ्ट की बात करें तो उनका वोट शेयर जा पहुंचा 23%। 2016 के विधानसभा चुनाव में ये वोट शेयर जा पहुंचा, टीएमसी का वोट शेयर था 45%, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था 10%, कांग्रेस का वोट शेयर था 12% और लेफ्ट का वोट शेयर जा पहुंचा 26% पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर जा पहुंचा था 43% पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था 40% पर, कांग्रेस 6% पर आ चुकी थी और लेफ्ट 8% पर आ चुकी थी। इसी कारण से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के लिए बहुत ही नजदीक का चुनाव माना जा रहा है। जो मुख्य 2-3 कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये लहर दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है, उसका पहला प्रमुख कारण ये है कि विरोधाभास, एंटी इनकम्बेंसी। जी हाँ, ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ पिछले 5 साल से ज्यादा इस बार एंटी इनकम्बेंसी और वनरेबल वो दिखाई दे रही है। दूसरा कि टीएमसी के नेता टीएमसी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में जा रही है, इसी कारण से एक लहर सा माहौल आपको दिख रहा है। उसके बावजूद ममता बनर्जी से लड़ना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी पूरी पार्टी को यूनिफाइड करके रख रखा है। उसके अलावा 2019 के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो जिन 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी वो असेंबली का जो 41% सेगमेंट कवर करती है, और वहीं दूसरी तरफ
जिन सीटों पर टीएमसी की जीत हुई थी लोकसभा चुनाव में, वो असेंबली का 57 सेगमेंट कवर करती है। टीएमसी की बात करें तो 164 सीटें असेंबली सेगमेंट्स की उन्होंने 2019 के रिजल्ट्स के हिसाब से जीती थी। वही सीट्स 211 सीटें थी 2016 के रिजल्ट के मुताबिक। उनका वोट शेयर या फिर के उनकी जो असेंबली सेगमेंट्स की सीटें हैं वो कम हुई है, और उसका कारण राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं बालाकोट स्ट्राइक। जी हाँ, 2019 के चुनाव से पहले बालाकोट स्ट्राइक ने एक प्रकार की लहर बना दी थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 300 का भी आंकड़ा क्रॉस कर लिया था। अब ऐसा माना जाता है कि इस बार इस प्रकार का परफॉर्मेंस बीजेपी के द्वारा होना मुश्किल है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास कोई भी सीएम चेहरा नहीं है। वह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी के चेहरे को मुकाबला कर सके ऐसा कोई भी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी बात है, जब कभी भी असेंबली चुनाव होते हैं तब लोकल की बातें और लोकल के मुद्दे बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, और टीएमसी के पास वही लोकल भूकंप का इक्का है जो ममता बनर्जी है। टीएमसी का अगर बेस्ट परफॉर्मेंस पूछा जाए तो 2011 में उन्होंने 48% वोट शेयर जीता था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उनका वोट शेयर गिरकर 39% हो गया। लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में वही वोट शेयर 45% पहुंच गया। और 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बावजूद, उस लहर के बावजूद, जब बाकी रीजनल पार्टीज एक तरफ हो चुकी थी और टीएमसी उस चुनाव में भी 43% वोट शेयर जीत सका। इससे यह साफ दिखता है कि टीएमसी लहर के सामने भी टिक पाया, लेकिन बाकी रीजनल पार्टीज एक तरफ साइड हो चुकी थी। उसके अलावा भी जब भी हम विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को कमजोर पाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका वोट शेयर बढ़ जाता है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी का असेंबली इलेक्शन में जो परफॉर्मेंस है वो लोकसभा के चुनाव के समय किस तरीके से बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर वोट शेयर असेंबली 2018 में 33% था, लेकिन 2019 के इलेक्शन में वो 51% पहुंच गया, जो कि असेंबली और लोकसभा में से माइनस करें तो -18% होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो वो 2018 के चुनाव में 41% वोट शेयर था, जो कि 2019 के चुनाव में लोकसभा में 58% पहुंच गया। अगर हम इसका माइनस परसेंटेज देखते हैं तो वह है -17%। झारखंड असेंबली चुनाव की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर था असेंबली चुनाव में 33%, जो कि 2019 लोकसभा में जा पहुंचा 56%, जो कि माइनस करने पर बताता है 23%। त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर था 44%, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पहुंचा 49%, जो कि माइनस करने पर बताता है 5%। अगर हरियाणा के चुनाव की बात करें तो वहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर था 37%, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जा पहुंचा 58% पे, जो कि माइनस करने पर बताता है 22%। आप देख सकते हैं कि ऊपर बताए गए सभी आंकड़ों में कहीं ना कहीं असेंबली चुनाव में वोट शेयर बीजेपी का सफर कर रहा है। लेकिन जब हम टीएमसी की बात करते हैं तो टीएमसी एक स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई दे रही है। जो फिगर्स हमने दिखाए उससे ये तो दिखता है कि टीएमसी एक स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन अभी भी उनके लिए एक चिंता की बात है, और वो है उनका सोशल बेस वोट शेयर, जो कि समय के साथ साथ गिरता जा रहा है। जी हाँ, टीएमसी के लिए मुस्लिम, नॉन ब्राह्मण्स, नॉन कायस्थ और अपर कास्ट वोट शेयर जो कि उनका है, लेकिन उन सबको अगर एक बार के लिए हटा दे तो बाकी जितनी भी जातियां हैं वो सब बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं खींचती चली जा रही है। अगर हम टीएमसी में जनरल कास्ट की बात करें तो 2011 में वो वोट शेयर 51% था, 2016 में वो वोट शेयर 40% था और 2019 में वही वोट शेयर 29% पर आ पहुंचा। लेकिन जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो वहीं वो वोट शेयर जनरल्स का राइज होते हुए दिख रहा है। 2011 में 5%, 2016 में 13% और 2019 में
47% था। उसके बाद जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो टीएमसी में 2011 में 49%, 2016 में 45%, 2019 में 27% था। वहीं बीजेपी में 2011 में 5%, 2016 में 11% और 2019 में 68%, एक बहुत बड़ा राइस देख सकते हैं। टीएमसी का जो सबसे बड़ा वोट शेयर है वो है मुस्लिम्स का। 2011 की बात करें तो वो वोट शेयर था 50%, 2016 में वो वोट शेयर पहुंचा 51% और 2019 में 70%। लेकिन जब हम बीजेपी की बात करते हैं जहां पर मुस्लिम वोट शेयर है 2%, 2016 में वो वोट शेयर है 6% और 2019 में वो वोट शेयर है 4%। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट शेयर जो है वो बीजेपी को कम मिला है। गिरते हुए टीएमसी के सोशल बेस के बावजूद वो चिंता तो है, लेकिन बीजेपी में टीएमसी से 17 एमएलए, एक फॉर्मर एमपी शुवेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसे बड़े बड़े नाम टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी में आए। उसके अलावा कांग्रेस और लेफ्ट के भी बड़े बड़े कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम चुके। उन सब के बावजूद ममता बनर्जी के चेहरे को कोई मुकाबला कर सके ऐसा कोई दूसरा चेहरा राज्य में अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए टीएमसी कहीं ना कहीं एक आराम की पोजीशन में दिखाई दे रही है। लेकिन जो हवा बनाई जा रही है या फिर कहे जो सोशल मीडिया पे लहर दिख रही है, उन सब का कारण है शुवेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, जिन्होंने बहुत ही पुराना साथ टीएमसी का छोड़ भाजपा का दामन थामा है। लेकिन वे लोग अगर सीएम कैंडिडेट नहीं भी है तो भी एक विंड बनाने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं भाजपा की। खैर, ये सब बात थी टीएमसी की और भारतीय जनता पार्टी की। अब बात करते हैं किंग मेकर्स की, यानी कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस। अगर विधानसभा में हंग असेंबली होती है, जो कि ज़्यादातर पॉलिटिकल एनालिसिस बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव का नतीजा हंग असेंबली होगा, और हंग असेंबली का मतलब होता है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, तो लेफ्ट और कांग्रेस किंग मेकर्स की भूमिका निभा सकते हैं। और इतिहास गवाह है कि किंग मेकर्स को राजनीति में ज्यादा लोग याद नहीं करते, चाहे वो इंदिरा गांधी के टाइम के कामराज ही क्यों ना हो। खैर, नेताओं की नेतागिरी चलती रहेगी, सियासत के पार भी, सियासत के इस पार भी। संवाद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संवाद लोकतंत्र की जान है। अपने राम को इजाजत दीजिए। इसी तरह न्यूज़िस्तान को देखते रहिए। न्यूज़िस्तान के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राम को आपका साथ देते रहिए।